हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपको रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में देखिए 11/10/2022 को पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि ये पहला प्रश्न है कि यदि यह संख्या में प्रत्येक सम अंक में 2 को मतलब 2 को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम अंक को 2 में जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योगफल क्या होगा? आप चाहे तो इसमें सभी अंकों में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि सम अंक में 2 से भाग और विषम अंक में 2 जोड़ सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं। पर अपन अगर ध्यान दें तो सबसे बड़ा विषम अंक 7 है और उसमें अगर हम विषम अंक में 2 जोड़ देंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा और ये सबसे बड़ा अंक हो जाएगा जो भी हमें संख्या बनेगी। और सबसे छोटा सम अंक 2 है और उसमें 2 से भाग करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा और 1 से छोटा तो इसमें प्राप्त होने की कोई संभावना है नहीं। तो 1 मिल जाएगा सबसे छोटा अंक और इनका योगफल क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 इस प्रकार से हमारा सही जवाब है। हालाँकि आप चाहें तो सभी में बदलाव समान रूप से कर सकते हैं और उसके बाद फिर हल कर सकते हैं, ठीक? अगले प्रश्न की बात करते हैं जिसमें एक कैप्सूल के बारे में बात की जा रही है जिसका व्यास दिया है 3.5 मिलीमीटर दिया गया है। तो कैप्सूल में भरने के लिए आवश्यक दवा की मात्रा ज्ञात करने की कह रहे हैं मिलीमीटर क्यूब में, यानी उसके आयतन के बारे में ये बात कह रहे हैं। दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है, पाई के मान 22/7 लेना है। तो जैसे कि ये गोल है तो इसका गोले का आयतन होता है 4/3। पाई की वैल्यू हम 22/7 रख देते हैं और पाई आर क्यूब होता है। आर क्या है? देखिए पहले बात तो व्यास दिया है 3.5, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा त्रिज्या। दशमलव हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 चौके 20, 5 सतह 35। हमें 7/4 देखने को मिल रहा है और हम पाई आर क्यूब की बात कर रहे थे तो 7/4 को हम यहाँ पे 3 बार लिख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे 4 लिखना था। 1 4 से ये 4 कट जाएगा, 7 से एक 7 कट जाएगा, 2 से काट देंगे ये 2 मिल जाएगा, 2 से काट देंगे तो 11 मिल जाएगा। ऊपर देखेंगे इन दोनों का गुणा 7 सत्ते 49 हो रहा है और 49 और 11 का हमें गुणा करना होगा। 11 9 99, 9 हासिल हो जाएगा, 11 चौके 44, 44 में 9 जोड़ देंगे तो 53 हो जाएगा। तो हमको ऊपर इतना मिल रहा है। नीचे 4 दूनी 6 होता है, 6 त्रिक 18 होता है। ठीक है, तो हमें 18 से भाग करना है। अ, हाँ ठीक तो है, सही है। 18 से भाग करना है 5 3 9, ये हमें मिला हुआ है। कितनी बार जाएगा ये हमें बताना है भाई। चल, अरे साला, 4 दूनी 8 होता है, 8 त्रिक 24 होता है, 24 से हमें भाग करना है। तो 24 से भाग करेंगे 5 3 9 में, कितनी बार जाएगा? तो 24 दूना 48, 2 बार जाएगा। कितना बच जाएगा? 13 में से 8 गया तो 5, फिर 2 बार जाएगा और अब की बार 11 बच जाएगा। दशमलव लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 पंचे 10, 5 दो नहीं है, 5 चौक 20, 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। तो कितना बचेगा? देखिए 110 ऊपर था, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96 हो रहा है। बच रहा है यहाँ पे 4, यहाँ पे बच रहा है 1, 0 बढ़ जाएगा, कितनी बार अब ले जाएं? तो भाई 140 है, 140 है तो भाई अपना 4 बार गया था, आपकी बार 5 या 6 बार जा सकता है। 5 बार लेके जाए देख ले। 5 जीरो में 5 चौके 20, 0 यहाँ से लगा दो 5 और 5 दूनी 10, 2 12, भाई 20 बच रहा है। ठीक है, लगभग 22.45 आ रहा है और 4 5 4 6 के बराबर ही होता है। तो चौथे विकल्प के अपना सही जवाब हो जाएगा। देखिए 4 5 जो मिला है उससे बड़ी ही गिनती लेंगे, छोटी नहीं ले सकते क्योंकि अगला वाला अंक थोड़ा बड़ा ही प्राप्त हो जाएगा। तो 4 5 अपना सही जवाब है, ठीक। तो इस प्रकार से थोड़ा सॉल्यूशन मिला है। थोड़ा लंबा दशमलव वाला प्रश्न हो गया था तो इस वजह से थोड़ा हाईवी रहा, बाकी ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि ग्राफ से संबंधित प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित ग्राफ में विभिन्न महीनों के दौरान एक परिवार के व्यय को दर्शाया गया है। तो अप्रैल में 35,000 रुपये, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिखाई दे रहा है। तो हमसे कह रहे हैं कि अप्रैल मई जून, जून हो गया, जुलाई छोड़ दिया, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 6 महीनों के कुल व्यय का औसत 1000 रुपये में निकालना है। तो इन्होंने देखिए जुलाई नहीं कहा है तो जुलाई को हम छोड़ देते हैं। बाकियों को जोड़ करके
और हम 6 से भाग कर देंगे क्योंकि 6 महीने की बात की जा रही है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 45 45 90 होता है। और ठीक है, छोड़ो जाना, ऐसे ऐसे नहीं जोड़ते, डायरेक्ट जोड़ते हैं। 5 5 10 5 15 5 20 20 5 25 5 हाथ से लगे 2 2 4 4 8 2 10 4 14 4 18 18 3 21 18 3 21 2 23 इतना मिल रहा है। और ये 6 से भाग करना था ना, 6 ही लोग तो हैं, 6 से भाग करना है। 6 चौके 24 6 तरीक 18 6 तरीक 18 कितना बचेगा? 13 में 60 ज्ञान 5 खत्म 5 4 6 36 6 7 42 4 28 6 9 54 54 एक बच रहा है शेष फल में, दशमलव लगकर कुछ हो जाएगा। 39 39 अगर पूर्णांक देखा जाए तो 39 के बराबर 39.1 चल रहा था, तो इतना ही अपना सही मान लेंगे। ठीक है, इसके आसपास और कोई है गिनती भी नहीं, तो यही अपना अकेले सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ओके, दशमलव को हटा दिया हमने। चलिए, चलो ठीक है, अगला देखते हैं कि खंड यानी कि ब्लॉक पंचायत समिति का अध्यक्ष चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो समितियों के सदस्य द्वारा इसका चयन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत का उपयोग करके जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में अपघटित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जल का विद्युत अपघटन कहा जाता है। जल का विद्युत अपघटन कहा जाता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, अगला प्रश्न है कि घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूजों की रेटिंग क्या होती है? तो 1 एम्पीयर से 10 एम्पीयर के बीच में होती है घरेलू उद्देश्य में प्रयुक्त होने वाले फ्यूजों की रेटिंग। अगला लंबा और आसान प्रश्न देखते हैं। रीजनिंग क्या कह रहे हैं कि प्रश्न में अक्षरों के समूह को नीचे दिए तालिका के बाद शर्तों के अनुसार प्रतीकों और संख्याओं और प्रतीकों में कोडबद्ध किया गया है। शर्तों के अनुसार कोड का सही संयोजन। अब यहाँ पे देखिए, जो येलो शब्द दिया गया है इसमें आपको सारे इनके जो अक्षर दिए हैं वो मिल रहे होंगे, उनकी कोडिंग कोड लिखना होगा, लेकिन शर्त के अनुसार। कह रहे हैं यदि किसी शब्द के अंत में स्वर है, जैसे कि यहाँ पे अंत में स्वर नहीं है, डब्ल्यू दिखाई दे रहा है, स्वर नहीं है, तो अंत में मौजूद स्वर को 6 के रूप में कोडबद्ध किया जाए। जब स्वर है नहीं तो उसको बात ही खत्म, ये शर्त अपने नहीं लागू होगी। यदि किसी शब्द के में 2 से अधिक स्वर हैं, यदि किसी शब्द में 2 से अधिक स्वर, क्या इसमें 2 से अधिक स्वर हैं? तो ई और ओ 2 ही स्वर हैं, 2 से अधिक स्वर नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ये वाला कोडिंग भी काम नहीं करेगा, शर्त काम नहीं करेगी। यदि किसी शब्द में कोई भी अक्षर ठीक 2 बार मौजूद है, जैसे यहाँ पे डबल एल ठीक लगातार 2 बार मौजूद है, तो ये वाला शर्त इसमें काम करेगा। तो उक्त दोनों स्थानों पर इसे 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, बस इतनी सी बात रहेगी। तो हमारे केवल ये शर्त लागू हो जाएगी। सबसे पहले तो वाई का देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है हैज़, तो ये हो गया। ई का दिखाई दे रहा है 5, हो गया। एल के लिए हमने यहाँ पे शर्त पढ़ा कि अगर कोई अक्षर 2 बार ठीक 2 बार मौजूद है, तो भैया उन दोनों के स्थान पे 2 प्रयोग किया जाता था, जाएगा तो 2 प्रयोग कर लेते हैं। ओ के लिए परसेंटेज दिया गया है, परसेंटेज हो गया, और डब्ल्यू के लिए 4 दिया गया है, तो 4 हो गया। तो हैज़ 522 परसेंटेज 4, तो यहाँ पे देख सकते हैं हैज़ 522 परसेंटेज 4 आपका कोड हो गया, सही जवाब हो गया। ओके, बस ऐसा ही ये प्रश्न है। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, कोडिंग डिकोड कथा निष्कर्ष का हो गया। इसमें कह रहे हैं कुछ फूल पत्ते हैं। लो भाई साहब, कुछ फूल हो गए हैं जो हो गए पत्ते। ओके, कुछ फूल तने हैं, जो कुछ फूल हैं वो, लो भाई साहब ये तने हो गए। कुछ फल फूल हैं, कुछ फल भी हैं जो फूल हैं, तो यहाँ पे हमने फल को लगा दिया, ये फल हो गया जो फूल है। फूल से तीनों कनेक्टेड हैं, पर वो आपस में कनेक्टेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कुछ तने फूल हैं, कुछ तने फूल हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ फूल तने हैं तो कुछ तने फूल हैं, एकदम सही बात है। कुछ फल पत्ते हैं, पत्ते यहाँ हैं, फल यहाँ पे हैं, ये कनेक्टेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो गलत हो जाता है। ठीक, क्योंकि दोनों एक ही घेरे को टच कर रहे हैं, फूल वाले घेरे को टच कर रहे हैं, तो वो कनेक्टेड हो भी सकते हैं और कनेक्टेड नहीं भी हो सकते, क्योंकि उनके बारे में कोई कथन कहा नहीं गया है, जिस वजह से ये गलत होता है। तो इसमें केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा वाला विकल्प आपका केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। तो दोस्तों, अगला जो प्रश्न देखते हैं उसमें क्या कहा गया है कि एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है।
लेकिन वह 250 किलोग्राम के दाम को लेकर के 200 किलोग्राम सामान ही देता है। इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? तो 250 किलोग्राम का भाई साहब ये पैसा ले लिया है, 200 किलोग्राम सामान ही दिया है, तो 50 किलोग्राम का फ़ायदा आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे नीचे वही रखा जाएगा जो आपको जो दुकानदार ने दिया है। ये इतना दाम लिया है, लेने वाले का नहीं लिखा जाएगा, 200 किलोग्राम को ही नीचे लिखा जाएगा और अपना प्यारा सा 100 से गुणा कर दिया जाएगा और ये 25 का आधा 50 का आधा 25% आपका उत्तर हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत साधारण सी बात है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसे बार-बार प्रयास कीजिए, याद कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम। आगे वाला जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं, कह रहे हैं इसको सरल करना है। सरल करने के लिए यहाँ पे देखिए x के बराबर नहीं है 0, मतलब x 0 के बराबर नहीं है, y 0 के बराबर नहीं है, वो सामान्य सी बात है, इस पर उतना विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है हमें। हमें यहाँ देखना है x को देखना है, x की पावर 4 हो रही है, तो x पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं x की पावर -4 हो सॉरी ऐसे नहीं, x की पावर -4 हो रही है, तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं और 0 हो जाते हैं, तो x की घातें क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और किसी भी घात जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे लिखा था x 0 के बराबर नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे x 0 के बराबर नहीं है, x की घात 0 है, जिसकी वजह से x की वैल्यू 1 हो गई है। यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4, उसके ऊपर y की घात 2 है, उसके ऊपर 4 है, तो 4 तो नहीं है 8, यानी कि y की घात 8 हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए y की घात 2 है, y की घात -4 है, तो यहाँ पे y की घात 4 तो नहीं है, -8 हो जाएगी। यहाँ पे भी गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो नहीं y की घात 8 में से 8 घटकर 0 हो जाएगा और y की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, क्योंकि भई जिनकी घात 0 होती है उनका मान 1 होता है और 1 और 1 दोनों का गुणा क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा। इस वजह से दूसरा विकल्प अपना सही जवाब है। ठीक है भाई साहब? बिल्कुल सही बात है। अगला वाला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमसे कुछ ख़ास बातें कही गई हैं। क्या कहा गया है वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। कहा गया है कि अ, अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने जेड हैं जिनके ठीक बाद में टी लेकिन पहले बी नहीं हैं? ठीक है, जेड हैं जिनके बाद में टी दिखाई दे रहा है लेकिन आगे बी नहीं होना चाहिए। तो हमें जेड टी देखने हैं। ठीक है, जिनके बाद टी है। देखो जेड पहले देखा, यहाँ पे जेड नहीं है भैया, यहाँ पे जेड टी है लेकिन आगे बी है, हमको ये नहीं चाहिए। आगे कौन जेड दिखाई दे रहा है? यहाँ पे जेड दिखाई दे रहा है, जेड टी है, सी है, तो ये अपना एक हो गया। जेड टी है उसके आगे ए है, तो ये हो गया अपना। जेड टी है उसके आगे एफ है, ये हो गया। जेड टी है लेकिन आगे बी है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे 3 लोग मिल गए हैं, तो 3 अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा लगा हमें ये। अगला प्रश्न है कि जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है। देखिए गोलीय दर्पण आपका ये जो दिखाई दे रहा है, ये हो गया एक अवतल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे ध्रुव P होता है, यहाँ पे F होता है और वक्रता केंद्र C यहाँ पर होता है। जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे गुजरती है तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में कोण कितना रहेगा? तो 0 डिग्री का कोण रहेगा भाई साहब। ठीक है, 0 डिग्री का कोण होता है, ये याद रखने वाली बात तो है। देख लेंगे, ये आने वाली किरण और जाने वाली किरण दोनों ये सेम टू सेम है, जिस वजह से यहाँ पे कोण 0 हो गया। अगला वाला क्वेश्चन जो है एक सिंपल सा मैथ का क्वेश्चन है, अनुपात है, पूछा जा रहा है बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा बराबर होता है। तो 784 y बराबर हो जाएगा 196 गुणित 196, बस सिंपल सा हमें काट देना है, 4 से कट जाएगा। 196 14 का वर्ग होता है शायद। ठीक है, 14 का वर्ग होता है, तो 14 से ये कट जाना चाहिए। 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 से काट दिया तो 14 मिल गया और 14 से फिर कट जाना चाहिए। 14 चौके 56 होता है क्या? 14 एकम 14, 14 चौके 56, 4 से ये कट जाएगा, तो 4 चौके 16, बचेगा कितना? 3, 4 नवाई 36। y बराबर हमको सिंपल सा 49 दिखाई दे रहा है, तो दूसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाता है। एक और अनुपात का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे। सेम टू सेम अंदर अंदर का गुणा वाई स्क्वायर, बाहर बाहर का गुणा 144 गुणित 225। सिंपल स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट लग जाएगा, 12 बारह में 144 होता है, तो 12 मिल जाएगा और 15 15 में 225, 15 मिल जाएगा। 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगे 3, 15 एकम 15 3 18, 180 आपको उत्तर के रूप में देखने को मिल जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत ही साधारण से प्रश्न है ये।
तो दोस्तों अगला जो प्रश्न देखते हैं उसमें क्या कहा गया है कि यदि ए एक न्यूनकोड है तो इसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा अपना फॉर्मूले लग जाएंगे और काम हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, बहुत सिंपल सी बात है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। सिंपल सौर समीकरणें होती हैं, उन्हीं का यूज़ यहाँ पे किया गया है। और सेक बराबर होता है वन अपॉन कॉस स्क्वायर तो रहेगा ही, और कॉसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये लोग उलट जाएंगे, साइन ऊपर जाएगा कॉस नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस बराबर होता है tan ए, अब स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, तो tan स्क्वायर ए अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल। तो इसमें अगला प्रश्न है कि सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? प्राणी मतलब जीव जंतु, पादप मतलब पेड़ पौधों पेड़ पौधों में कम ऊर्जा चाहिए, प्राणियों में ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। इसका कारण क्या है? पहला है कि ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। ये तो अपना सही लग रहा है कि जो अपने पादप होते हैं उनमें मृत कोशिकाएं ज़्यादा मात्रा में होती है। जैसे कि पेड़ की जो सॉरी तने की जो छाल होती है, ऊपर जो हिस्सा होता है ज़्यादातर मृत होता है, बहुत ज़्यादातर होता है। और गतिशीलता की अनुपस्थिति, यानी कि वो गति तो नहीं करते हैं, इस वजह से ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता तो उसमें होती ही नहीं है। पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं ना, ये कोई मतलब नहीं है। चाहे करें चाहे ना करें, भैया ऊर्जा तो ऊर्जा ही है। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, ये भी कोई खास कारण नहीं बनता है। तो ए और बी अपना सही जवाब हो जाता है। तो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा क्या है कि शब्द आपके पास ये दिखाई दे रहा है, इसके प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर ठीक मध्य में स्थित होगा? तो इसमें मेरे ख्याल से कितने अक्षर हैं? 2, 4, 6, 8, 9, 9 अक्षर हैं। तो बहुत बेहतरीन है। चलिए देखते हैं कि इसमें कैसे व्यवस्थित किए जा सकते हैं। शुरुआत में ए और सी दिखाई दे रहा है, तो बी नहीं है तो ए और सी ऐसे लगातार हो जाएंगे। आखिर में हमको डी और ई दिखाई दे रहा है, तो हम डी और ई लगा लेते हैं। फिर उसके बाद आपके पास ये अक्षर बच जाते हैं, जिसमें आई पहले आएगा, फिर एन होगा, फिर ओ होगा, फिर टी होगा, फिर यू होगा। और बहुत अच्छी बात है, हमने सभी को यहाँ पे व्यवस्थित कर लिया है। टोटल 9 अक्षर यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। बीचों बीच हमको आई दिखाई दे रहा है, इधर 4 इधर 4। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया था, टी के बाद यू लिखना था, हमने आई लिखा है। हाँ, ये यू रहेगा ना, तो आई अपना सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं इसमें। अगला वाला प्रश्न देखते हैं कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है? तो केरल राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि हमको चिन्हों को बदलना है, बदलने के बाद हमको ये इसकी वैल्यू बतानी है। हम सब पहले 9 लिखते हैं। प्लस का अर्थ गुणा होता है, गुणते 7। भाग का अर्थ जोड़ होता है, जोड़ बना दिया 8। घटाने का अर्थ भाग होता है 4, और गुणे का अर्थ घटाना होता है 2। भाग कर दिया तो हमको यहाँ पे 4 से भाग करने पर 2 मिल गया, और ये 2 प्लस में रहेगा, ये 2 माइनस में है, तो इन दोनों का घटाना हो जाएगा और ये गायब हो जाएंगे। 9 7 63, 63 अपना सही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही तरीका रहा हल करने का। सो दोस्तों अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमको क्या वही कहा क्या है कि भैया देखिए उस समस्या का चयन कीजिए जो जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समस्याओं के बीच में है। और यहाँ पे ये नोट दिया, उदाहरण के लिए बताया गया है कि संक्रियाएं संख्याओं के उनके संगठन को यानी अंकों के बीच विभक्त किए बिना पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। यानी कि जैसे 13 है तो 13 के 1 और 3 को ना आप जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना गुणा भाग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ये कहना चाहते हैं, और ये हर एक सवाल में जब ऐसी आएगी तो इसमें ये नोट दिया जाएगा। तो इसका मतलब जैसे 1 और 5 के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, 15 के साथ जो करना है करो भाई। ठीक, तो हमारे पास देखिए ये जो 405 है और ये 15, मुझे लगता है 405 15 से कट जाता है, तो 405 को हम 15 से भाग करते हैं, तो 15 दूनी 30 हो जाता है, 15 दूनी 30, 10 बच जाता है, 15 सत्ता 105, 27 हो जाता है। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? 27, और 9 भी हमको मिलता हुआ 27 से दिखाई दे रहा है। अगर हम 27 में 3 से भाग कर देंगे तो 9 मिल जाएगा। ये तो हमको सिंपल दिखाई दे रहा है। अब हम 273 भी हमको लग रहा है कि वो 13 से कट जाएगा। 13 दुनैया 26, एक बचेगा 13 कम 13, तो हमको क्या मिल रहा है? हमें 21 मिल रहा है। 21 को 3 से भाग करेंगे, 3 से 21 यानी 7 मिल जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस रहा है। अब हमें यहाँ विकल्पों में आ जाना है, विकल्पों में भी यही ट्राई करना है। जैसे ये है 405, इसको 9 से, अभी देखिए हमने 15 से भाग किया फिर 3 से भाग किया तो 9 प्राप्त हुआ था। अब यही थोड़ी ना हो सकता कि 9 से भाग करें फिर 3 से भाग करें तो हमको ये मिल जाएगा, तो ये गलत बात है। तो ये तो पहला वाला वैसे ही गलत हो जाता है, इसमें कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरा वाला ये 14 से कट जाएगा क्या? तो कट जाएगा, कर लेते हैं 14 से हम भाग कर लेते हैं इसको। 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, 14 त्रिक 42, कितना बच जाएगा 7, 14 पंचे 70। अब जो 35 है वो 3 से तो भाग हो नहीं पा रहा है कि हमको 7 मिल जाए। 5 7 35, 5 से भाग हो जाएगा, तो ये वाला भी अपना गलत हो जाता है, ये किसी काम का नहीं। अब 11 से इसको भाग करके देख लेते हैं। 11 से जब भाग करेंगे 165 को, 11 कम 11 और 11 पचे 55, तो ऐसा मिल जाएगा। तो हमको 15 मिल रहा है, 15 को हम 3 से भाग करेंगे तो क्या 5 मिलेगा? 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि तीसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब है। अगले अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहे हैं एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई जो है, अब यक्स मान लीजिए, लंबाई उसकी हो जाएगी उससे 5 सेंटीमीटर, यक्स प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, इसका आयत का क्षेत्रफल इतना दिया है। आयत की चौड़ाई को डब्लू ज्ञात करने का समीकरण कौन सा होगा? अच्छा, यक्स नहीं मानना है, डब्लू मानना है, तो W+5 हो जाएगा। इन लोगों का गुणनफल जो हो जाएगा 215 के बराबर हो जाएगा। डब्लू से इसमें गुणा कराएंगे तो W² + 5W, ये इधर आएगा -215 बराबर 0 हो जाएगा। ऐसा वाला कौन सा समीकरण दिखाई दे रहा है? आप देख सकते हैं चौथा वाला समीकरण एकदम सेम टू सेम हूबहू मिल रहा है। 2 लाइन का ये प्रश्न था, बस ये तो हमने ज़बरदस्ती से लिखा है, हमको डब्लू नहीं पता था, इस वजह से हमने वैसा लिख दिया। तो ये 2 लाइन का प्रश्न का अंतर, 2 लाइन में हमको उत्तर मिल गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि 6 दोस्त एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। आइए देखते हैं, इनको बैठाने का हम प्रयास करते हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं ना, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, हम 6 लोगों को बहुत आराम से बैठा पाते हैं। गैब्रियल सुचिता के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। गैब्रियल क्या नाम है? यहाँ पे हम सुचिता को बिठाने का प्रयास करते हैं, ये सुचिता हो गई। गैब्रियल दाहिनी और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये ग्रेप्री भगवान बचा है इस नाम से। ठीक है, रितेश त्रिभान के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। चलो ये बाद में देखेंगे। सौरभ ग्रेब्रियल और ध्रुव दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अच्छा, सौरभ ग्रेब्रियल और ध्रुव, ग्रेब्रियल गैब्रियल और ध्रुव, ध्रुव को यहाँ बैठा दो भैया, और सौरभ को यहाँ बैठा दो, सौरभ को यहाँ बैठा दो, तभी सौरभ ग्रेब्रियल और ध्रुव दोनों के ठीक बगल में बैठ पाएगा। और रितेश त्रिभान के दाईं ओर, यहाँ पे त्रिनाभ नाम है भैया, त्रिभान में कह रहा, त्रिनाभ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रितेश यहाँ पे बिठा दो भाई, बैठ गए सभी लोग। तो रितेश और त्रिनाभ दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा? रितेश और त्रिनाभ के दोनों के ठीक बगल में सुचिता बैठी हुई है, बहुत सिंपल बात है। अगला वाला प्रश्न की बात करते हैं। किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? पोषण की दृष्टि से संतुलित, बस इतना सब चाहिए। निम्न संतृप्त वसा वाला, वसा नहीं, लौह तत्व बहुल नहीं, ये सब संतुलित, पोषण की दृष्टि से संतुलित सबसे सही है, बस। अगला प्रश्न है कि चर x क्रमशः k और k-2 बारंबारताओं के साथ 3 और 7 लेता है। इसका जो मान है 3 और 7 होता है, और समांतर माध्य आपको 4 दिया गया है, तो k का मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई देखेंगे कि देखिए, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, और चूंकि यहाँ पे बारंबारताएं, ये देखिए जो बारंबारताएं हैं, और जो k है, जो x है वो x की वैल्यू a है, तो x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये भी आपको पता होगा। सिग्मा एफ यानी बारंबारताओं का योग, और एफ एक्स मतलब पहले बारंबारता और एक्स की वैल्यू का गुणनफल जो भी रहेगा, और उनका योगफल, तो ये होती है बात है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे कि k के लिए 3 दिया गया है, तो 3k हो गया, प्लस, और ये इसके साथ इसका है तो 7 से गुणा करा देते हैं, साथ सीधे सीधे 7k -7 इतना हो गया। ये हो गया आपका क्या, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ की बात कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों बारंबारताओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो k और k जुड़ करके 2k हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और बारंबारता समांतर माध्य जो अपना 4 है वो रख लेते हैं। इन दोनों को जोड़ करके अपना 10k हो जा रहा है, और -14 है, इसका इधर गुणा करा देंगे तो हमको 10 के माइनस हमको 14 देखने को मिल रहा है, इसका इधर गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 के माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे, 10 के को इधर लाएंगे, सॉरी 8 के को इधर लाएंगे तो घट जाएगा 10 में के में से, तो 2 के प्राप्त हो जाएगा, उधर की ओर -8 है, ये 14 उधर जाएगा तो प्लस में 14 हो जाएगा, 14 में से 8 गए तो 6 मिलता है, और सॉरी यहाँ पे प्लस में होना था, ठीक है, 14 को प्लस में होना था, 14 में से 8 गया तो 6 मिलेगा, 14 बड़ा है इसलिए 6 प्लस में होगा, तो 2 के बराबर, 2 से 6 को काट देंगे तो 3 मिल जाएगा। के की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी,
3 मिल जाएगी तो 3 हमारा इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो भाई प्रश्न काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये पहली बार मुझे देखने को मिला। अंदाज़े से ये चले हैं और ठीक है, अपना काम बन गया। अगला प्रश्न है कि देवप्रयाग उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी दो नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम से गंगा नदी बनती हैं। तो अगला प्रश्न है कि वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा, Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा यह प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि गोलीय लेंस के वृत्ताकार सीमा रेखा के प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? जैसे गोली लेंस, ऐसा गोली लेंस होता है, ठीक है, ये गोली लेंस यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसे क्या कहा जाता है? इसे द्वारक कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपर्चर द्वारक। ठीक, ये होता है। इसमें बाकी सब चीज़ों को बता देते हैं। जैसे यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे फोकस होता है एफ, ठीक, एफ होता है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र यहाँ से और दूरी पर होता है, और दूरी पर इधर होता है सी। वक्रता केंद्र यहाँ ध्रुव से सी की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। द्वारक इस लेंथ, इसको द्वारक कहा जाता है। ठीक, अपना अगला प्रश्न है सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में? इसके वैल्यू बतानी है। और सबसे पहले हम यहाँ पे भाग करते हैं, 2 हमें प्राप्त होता है। फिर हम यहाँ पे गुणा करते हैं, यहाँ पे भी गुणा है, अर्ध नहीं है, 16 प्राप्त होता है जो कि माइनस में रहेगा। और ये 2 एकम 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। गुणा करेंगे, 2 से काट देंगे, ये 22 का 11 मिल जाएगी, 11 तिहाई 33 हो जाएगा। यानी हमको पहले 33 मिल गया, फिर प्लस मिल गया, फिर ये 2 मिल गया, फिर माइनस मिल गया, 16 मिल गया। और इसको जोड़ देते हैं, ये 35 हो जाएगा। 35 में से 16 घटा देंगे, 15 में से 6 गया 9, 2 में से गया 1, 19 आ गया। सिंपल आंसर मिल चुका है। ठीक है, ओके। तो अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि 7,250 रुपये की राशि एक वर्ष की शुरुआत में साधारण ब्याज पर एक निश्चित ब्याज वार्षिक ब्याज दर पर उधार दी जाती है। 6 महीने बाद 3,625 रुपये की एक और राशि पूर्व दर की दोगुने दर पर साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। वर्ष के अंत में इन दोनों ऋणों का ब्याज रूप में कुल मिलाकर 335 रुपये अर्जित किए गए हैं। तो वार्षिक ब्याज की वह दर याद कीजिए जिस पर आरंभिक 7,250 रुपये की राशि उधार दी गई थी। तो भाई बात यह है कि 7,250 रुपये की धनराशि है और ये 1 साल के लिए दी गई है और ब्याज की दर का अता पता नहीं है, बटे 100 कर देते हैं। प्लस करेंगे 3,625 रुपये की धनराशि दी जा रही है और समय हो जाता है 1/2 वर्ष, क्योंकि 6 महीने बाद दी गई है। तो वर्ष के अंत में पूछ रहे हैं तो 6 महीने के लिए ही ये धनराशि दी गई। पिछले दर की दोगुनी दर दी गई है, बटा कर देंगे 100 रुपये, 100 और बराबर हो जाएगा, ये कुल मिला के 335 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों का ब्याज का योगफल 335 के बराबर हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को काट देंगे, दोनों के बड़े में हमको 100 दिखाई दे रहा है, ऊपर आर सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, तो सिंपल एडिशन हो जाएगा, यानी जोड़ हो जाएगा। 0 5 जोड़ करके 5 मिल जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। आर दिखाई दे रहा है, बटे 100 दिखाई दे रहा है, बराबर 335 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात हो गई है। अब हमें केवल काट देना है और उत्तर हमारा मिल जाना है। सबसे पहले तो हम आर बराबर लिख लेते हैं 335 और गुणते 100 लिख लेते हैं, बटे अपना लिख लेते हैं 10 8 75। काटना शुरू करते हैं, 5 से काट देंगे, 5 छंग 30, अब 5 सते 35, 5 से नीचे काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 3 बचेगा, 5 सते 35, 5 पचम 25। फिर 5 से काटेंगे, ये 20 हो जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाला हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15, 5 पचम 25। 5 चौके 20 ऊपर वाला हो रहा है, 5 से नीचे काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 सते 35, 87 मिल गया ऊपर। देखेंगे 67 और 4 है, 4 और 67 का गुणा करेंगे, 7 चौके 28, हाथ से लगे 2, 4 छंग 24 दुई 24 दुई 26, इतना दिखाई दे रहा है। 268 ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे है 87। तो हम यहाँ पे 268 में 87 से भाग करने वाले हैं, बाकी सारे का ख़त्म हो गया काम। अब यही भाग कर देंगे और हमें उत्तर मिल जाएगा। 8 त्रिक 24 होता, 3 बार जा रहा, 3 से 23 हासिल लगे तो 8 त्रिक 24, 24 दो 26। यहाँ पे 7 बच जा रहा है, कट जा रहा है, दशमलव लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगेगा, फिर एक 0 लगेगा। अब पढ़ेंगे 8 9 72, कुछ ज़्यादा जा रहा है, 8 अठाई 64, मेरे ख्याल से 8 बढ़ जाएगा। 8 सते 56 के 6 हासिल लगे 5, 8 अठाई 64, 64 में 5 जोड़ देंगे तो 69 हो जाएगा, 69। तो यहाँ पे हमको घटाने के बाद मिल रहा है 4, ये कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा। भैया
3.08 हमको दिखाई दे रहा है ब्याज दर के रूप में। तो बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न का उत्तर हमें मिल चुका है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते तो प्रश्न में हमें क्या दिखाई दे रहा है वो देखते हैं कि शहर सी शहर ए और बी को मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य बिंदु के दक्षिण में है। तो भैया देखो, शहर ए और शहर बी को मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य बिंदु के दक्षिण में कौन है? दक्षिण में या नीचे की ओर हमने सी को बिठा दिया है। शहर बी शहर ए के पूर्व में है। बी जो है वो ए के पूर्व में है। ये देखिए पूर्व दिशा में हमने व्यवस्थित कर रखा है, पहले ही लकली हमने व्यवस्थित कर रखा था। अब देखेंगे शहर डी शहर सी के पश्चिम में है। सी के पश्चिम में डी है, कहीं पर होगा, मे भी पॉसिबल, कहीं पे भी हो सकता है। शहर एम शहर बी के उत्तर पूर्व में है। डी के ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, बीच में हो गया यहाँ पे कहीं एम। ठीक, शहर एम की के अपेक्षा शहर डी की स्थिति क्या है? तो शहर डी की स्थिति, डी कहाँ है भैया? ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। एम के लिए ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम में कहीं पर होगा। वो यहाँ पे डी रखा जाए या फिर और दूर डी रखा जाए, लेकिन दक्षिण और पश्चिम के बीच में ही रहेगा। पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम अपना सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाले एक सुपर एक्सप्रेस वे बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके निर्माण से यात्री 1400 किलोमीटर लंबी यात्रा को 12 घंटे के भीतर पूरी कर पाएंगे, ये कथन है। धारणाएं, दोनों शहरों के बीच सड़क की स्थिति काफ़ी ख़राब है। काफ़ी ख़राब वाली बात नहीं है भाई साहब। मामला ये है कि जो भी रास्ता बना है वो ज़्यादा समय लेता है, और सुपर एक्सप्रेस वे बनाने का मतलब उस पे भाई जो गाड़ियाँ चलेंगे वो सुपर स्पीड से चलेंगे। इसका ये मतलब नहीं होता है कि पुराना वाला रास्ता ख़राब है, तो गलत बात है। वर्तमान में भारत के इन 2 शहरों को जोड़ने वाली कोई सड़क नहीं, ये भी कोई ऊपर तो इसके कोई ज़िक्र नहीं हो रहा था कि ख़राब है रास्ता या फिर सड़क ही नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। भई ये कहना भी गलत है। तो इस प्रकार से ना तो धारणा 1 ना ही धारणा 2 निहित है। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत के बजट घाटे को पूर्ण करने वाली तदर्थ ट्रेजडी बिल प्रणाली 1 अप्रैल और 1997 में बंद कर दी गई थी। ये क्या है मुझे नहीं पता, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भाई निकटतम मान के प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा? निकटतम मान तक हल करना है। ये 8.99 जो होता है ये सीधा-सीधा 9 के बराबर है, प्लस 17.99 जो है वो 18 के बराबर है, माइनस 3.99 जो दिखाई दे रहा है वो आपके 4 के बराबर है, और गुणित ये जो है वो 3 के बराबर है। तो 4 तिहाई हम 12 करेंगे, अब 12 में से 18 में से 12 सीधे-सीधे घटता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है, आराम से घट जाएगा, 6 बच जाएगा, 9 6 15, बहुत सिंपल सा उत्तर मिल जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न रहा। अगला कथन निष्कर्ष एक प्रकार का है प्रश्न, तो आइए देखते हैं इसमें कौन-सा देखिए विकल्प में भी देखेंगे तो 1 2 3 4 मतलब कोई एक ही इसमें पहले बात तो प्रश्न पढ़ लेते हैं कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है, मतलब ये नहीं पता चला कि गलत पूछ लिया हो। तो सही कौन-सा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला दिखाई दे रहा है एल छोटा है पी से, यहाँ पे देखिए एल छोटा है एच से, एकदम सही बात है, और एच बराबर पी, तो ये वाला कथन तुरंत सही, निष्कर्ष तुरंत सही हो जा रहा है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे जबकि बराबर का निशान लगा हुआ है तो पी आपस में पी और एच आपस में बदल दिया जाएंगे। तो अगर यहाँ पे पी रख दिया जाए एच की जगह पे और एच की जगह पे रख दिया जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। और यहाँ पे हमको सीधा सीधा संबंध यही वाला दिखाई दे रहा है, तो पहला निष्कर्ष ही एकदम सही हो जाता है। बाकी के निष्कर्षों पे चर्चा किया जाए, जैसे डी बड़ा है, यू बड़ा है, बड़ा और बराबर है डी के, तो यहाँ पे देखेंगे हमें देखने को मिलता है कि बराबर ये होने की वजह से अपना यू हम यहाँ पे बिठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यू की तरफ छोटे होने का निशान बना हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे उसका ठीक उल्टा निशान बना हुआ है, जिस वजह से ये गलत है। अगला वाला है एल बड़ा है डी से, एल और डी कहाँ है? यहाँ पे रिश्ता बहुत दूर का है, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि देखिए भाई बात ये है कि यहाँ पे एल की ओर बड़े होने का निशान, डी के छोटे होने का निशान यहाँ पे जो हमको कहा जा रहा है ये सेम टू सेम निशान चलता हुआ आ रहा है। यहाँ बराबर तक तो सही था, लेकिन एल के पास पहुँचते ही दिशा उल्टी हो गई है, जिस वजह से ये गलत हो गया है। एल बड़ा है ओ से, अब भैया वही सेम सिचुएशन ओ के साथ भी चल रही है, लेकिन वही कारण कि उसका चिन्ह का बदलाव हो गया, दिशा बदल गई, जिस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक सही है, और विकल्पों में छाँटा जा सकता है बड़े आसानी से। 1 नंबर हमको कहाँ दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है निम्न पाई चार्ट का अध्ययन किया गया, प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि पाई चार्ट में 4 वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या को दर्शाता है। 4 वर्षों को मिलाकर प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या 200 है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2004, 2003, 2002, 2001 दिखाई दे रहा है। तो 2001 और 2003 को मिलाकर प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या और 2002 में प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या का अंतर कितना है? तो भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं 2001 और 2003 में 2000 ये 3 है, 2001 ये है। इनका परसेंटेज हमको 25 और 45 दिखाई दे रहा है। तो 5, 5, 10 का 0 हाथ से लगे 1, 4 दूँ 6, 1 7, 70, 70 हमको यहाँ पे मिल गया। हाँ, 70 हो गया है। 2002 वाले का परसेंटेज 20 दिखाई दे रहा है, तो 20 हो गया भाई। और हमसे यहाँ पे इनका अंतर पूछ रहे थे, तो हम 70 में से 20 घटा देंगे तो हमको 50 मिल जाएगा। और कुल शिकायतें हैं 200, तो 200 का 50% इनका डिफरेंस हो जाएगा, 50 दूनी है 100। 100 शिकायतों का अंतर हमको यहाँ पे उत्तर के रूप में मिल जाएगा, जो कि बहुत आसान प्रश्न था। ठीक है, यहाँ पे हल करने के बाद, निकालने के बाद घटाने के बजाय हमने पहले घटा लिया और फिर निकाल लिया, फिर ये आसान हो जाता है भाई। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि शब्द ब्राइट दिखाई दे रहा है, BRIGHT के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो सबसे पहले बात तो बी ही अपनी जगह पे रहेगा, सबसे छोटा, तो सबसे पहले तो बी आएगा। बी के बाद अपना मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए जी, फिर एच, फिर आ जाना चाहिए आई, फिर फिर आर हो जाना चाहिए, फिर टी हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। जी एच आई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्थित है। तो बी आप देख रहे हैं पहले स्थान पे, टी देख रहे हैं अंतिम स्थान पे, आर का स्थिति बदल गई, आई की बदल गई है, एच और जी की बदल गई है। दो लोगों की स्थिति नहीं बदली है, इस प्रकार से दो अपना सही जवाब हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला प्रश्न है रीजनिंग का, दिए गए अक्षर समूह के इनके अनुसार कौन सा इनमें से मेल खा रहा है? बस हमको वही हमको खोजना है। तो यहाँ पे हमको डब्ल्यू दिखाई दे रहा है, जब जो डब्ल्यू होता है 23 पे और वी होता है TUV, वी होता है 22 पे, सॉरी एक कम होता है UV, वी के बाद डब्ल्यू, हाँ ठीक है। क्यू से पी, क्यू होता है 17 पे और पी होता है 16 पे, एन होता है 14 पे, एम होता है 13 पे, एक एक कम हो रहा है, जे से आई हो रहा है, एक कम हो रहा है, सिंपल बात दिखाई दे रही है। जे होता है 10 पे, आई होता है 9 पे, आर से क्यू हो रहा है, आर 18 पे, क्यू 17 पे होता है, और ई से डी हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है। एकदम सही बात है, आइए गलतियां ढूंढते हैं। देखिए एफ होता है 6 पे, टी होता है 20 पे, कोई संबंध ही नहीं बनता है, क्या मजाक करते हो भाई। पी होता है 16 पे, टी होता है 21 पे, कोई मजाक बात है क्या। टी होता है 20 पे, एस होता है 19 पे, सही बात है। जी होता है 7 पे, एफ होता है 6 पे, आई होता है 9 पे, एच होता है 8 पे, तो भाई सही बात है, ये एकदम एकदम राइट है। चौथे विकल्प में जी में 7 देख सकते हैं, यहाँ पे 15 देख सकते हैं, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, इसमें क्या क्या गुंडा बनेगा रत्तू कह सकते हैं हम। अगले प्रश्न पर हम चल सकते हैं, यहाँ पे हमको ABCDEF दिखाई दे रहे हैं, जो 6 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। सबसे निचले वाले का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले का 2 है, सबसे ऊपर वाले का 6 है। तो हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हम लिख लेते हैं। सी एफ के ठीक ऊपर एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। सी जो है एफ के ठीक ऊपर रहता है, एफ के ठीक ऊपर सी रहता है, कोई सम संख्या पे रहता है, तो वो 2, 4, 6 कहीं पे रह सकता है, लेकिन छठी मंजिल पर नहीं रहता है। तो मतलब सी यहाँ पर हो सकता है, तो उसके ठीक नीचे एफ हो सकता है, सी यहाँ पर हो सकता है, उसका ठीक नीचे एफ हो सकता है। तो इसको मामला हमने खत्म किया। ठीक है, एफ और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। एफ और ई के बीच में अगर एफ यहाँ पर है तो 3 व्यक्तियों को छोड़कर ऊपर कोई नहीं रह पाएगा, नीचे भी कोई नहीं रह पाएगा। इसका ये व्यवस्थित होती है कि ये वाला मामला गलत है, और 3 व्यक्तियों को छोड़ करके भाई यहाँ पे कोई बैठा दो ई को। ठीक है, ताकि 3 व्यक्ति ऐसे छूट जाएँ। हो गया? आगे देखेंगे बी और ई के बी ई से 2 मंजिल नीचे रहता है। बी जो है वो ई से 2 मंजिल नीचे, 2 मंजिल नीचे। अच्छी बात है, 2 मंजिल नीचे रहता है। पहली मंजिल ये हो गई, दूसरी मंजिल पे बी ये रहता है, ठीक है। ए सबसे ऊपर मंजिल पर नहीं रहता है, तो ए को यहाँ बिठा दो, ठीक है। तो और कौन बच जाएगा? डी बच गया, डी को सबसे ऊपर। डी और सी के ठीक मध्य में कितने व्यक्ति रहते हैं? डी और सी के ठीक मध्य में 3 व्यक्ति हमको दिखाई दे रहे हैं। चौथा विकल्प हमारा सही जवाब हो जाता है। तो बहुत बढ़िया और आसानी से हमें उत्तर प्राप्त हो चुका है। चलिए ठीक है, बढ़िया चल रहा है। क्रिकेट से सवाल है कि 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला देश कौन-सा बन गया है? तो भारत एकमात्र मतलब पहला देश है जिसने 1000 वनडे क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल लिए हैं, क्रिकेट मैच खेल लिए हैं। और भाई साहब यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, थोड़ा-सा समझने वाली बात है कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कहीं पर भी क्रिकेट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
कहीं पर भी क्रिकेट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, केवल एक दिवसीय कहा गया, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कहा गया, तो क्रिकेट ही मान लिया जा रहा है। भाई साहब क्या खतरनाक स्थिति है, क्रिकेट का क्रेज़ देखो भाई। प्रश्न में क्रिकेट लिखा नहीं गया है, लेकिन हम क्रिकेट मान कर के भारत को उत्तर भी लगा दे रहे हैं, वाह! अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन-सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो भैया ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन नहीं, ये तो विखंडन है पहला वाला। दूसरा विस्थापन अभिक्रिया है, नहीं ये तो संयोजन अभिक्रिया है, जुड़ रहा है। तीसरा वाला ये कौन-सी अभिक्रिया है? ये भाई विस्थापन तो लग रहा है। ना, विस्थापन नहीं है। ऑक्सीजन आके इसमें जुड़ रहा है बस, ठीक है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया ये कहलाती हैं, जो एक अधिक क्रियाशील धातु जो होती है, कम क्रियाशील वाले धातु के जलीय विलयन, एक्यू का मतलब जलीय विलयन में घुलने के बाद उसे उसके क्या कहते हैं, यौगिक से अलग कर देती है और खुद जुड़ जाती है। तो इसको कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रत्येक 2 इकाई त्रिज्या वाले 3 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है। नए ढाले गए गोले की त्रिज्या क्या होगी? ये बात करना है। तो भाई साहब देखेंगे, अर्धगोला है ना, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर। आर क्या है इसका? 2 है, 2 इकाई है, 2 क्यूब हो जाएगा, ठीक है? और ऐसे 3 गोले हैं तो ये हो गया 3 के बराबर, ठीक? बराबर एक नया बड़ा गोला बनाया जाता है जो पूरा गोले के रूप में ढाला जाता है, उसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? चूँकि ढाल करके वही बनाया जा रहा है तो इनके आयतनों का सूत्र हमने लगाया है और दोनों को बराबर कर दिया है। कारण यही है क्योंकि आयतन समान होते हैं। इस स्थिति में पाई से पाई कट जाएगा, इस 3 से ये वाला 3 काट देंगे और यहाँ पे 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी हमको 16 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 16 दिखाई दे रहा है, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो 4 है वो नीचे चला आएगा, बराबर आर क्यूब हो रहा है। 4 चौके 16 होता है, 4 तिहाई हमको 12 मिल रहा है। 12 जो हमको मिला है, यहाँ पे देखिए क्यूब है ना, घाते 3 है तो आर बराबर यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको जो पहला वाला विकल्प दिखाई दे रहा है यही अपना सही जवाब हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अगला हम प्रश्न देखेंगे, कह रहे हैं कि 408 और 1032 का मासा आपको दिया गया है। मासा को इस रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात करना है। हमको पहले इसका मासा ही निकालना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। हाँ, तो हमारे पास है 408 और है 1032, तो हम काटते हैं 2 से। 2 दूनी है 4, 0 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 एकम 9, 2 छंग 12, 2 एकम 2 102 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी है 4, 2 पंचे 10, 2 8 से 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी है 4, 2 2 9 18, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा दोनों लोग, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 चौके 3 चौके 12, 3 तिरका 9, 17 दूनी 34, 17 तिक 51, नहीं बस हो गया। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 हमारा मासा मिल गया है। तो इस चीज़ के रूप में इसके बराबर हम 24 लिख देंगे, यानी कि 516 m माइनस 2, इसका हम गुणा करके ही लिख लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, इतना हो गया। इसके बराबर अपना 24 लिख लेंगे, ये इधर जाके घट जाएगा, मतलब माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 516 m बराबर जोड़ देंगे भैया, 8 4 12, हंसी लगे 1, 2 1 3 0 1, 1032। क्या मज़ा, क्या गुंडा बनेगा तू। m बराबर हो जाएगा 1032 बटे 516, 516 का दुगुना सीधे सीधा हमको ये लग रहा है, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, सीधे सीधे दुगुना, तो m बराबर हमको क्या मिल जाएगा 2, तो 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चौथा वाला विकल्प अपना सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। राष्ट्रीय सरकार का चयन करना ये करता है, कानून बनाने का कार्य करना करता है, सरकार को नियंत्रित और मार्गदर्शित सूचित करना ये भी करता है, बाहर सरकार को विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना। तो भैया ये तो क्या कहते हैं, जो अपना न्यायपालिका होती है वो करता है, ठीक है? तो यहाँ पे चौथा वाला विकल्प जो है वो इसका समर्थन नहीं करता है, मतलब चौथा वाला विकल्प ना सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मैथमेटिक्स से कहा गया है कि उस यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 7 है तो नीचे दिए गए विकल्पों में वह कौन सी संख्या हो सकती है? इनमें से कौन सा वह संख्या हो सकती है? अरे भाई साहब ये क्या कहना चाहते हो कि x और 1/x बराबर हमारा 7 है, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, नीचे वाला x इधर चला जाएगा, 7x हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, एक सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2a, ये होता है फार्मूला। इसी पे हम चीज़ों को रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो माइनस बी, ये माइनस बी की जगह जब ये 7 अपना बी की जगह अपने अपना 7 रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 7×7 = 49, सॉरी 49 लिखना था, 7×7 = माइनस 4ac 4 है 4 हो गया, ए और सी में अपना एक एक लिखा था, 4×4 बटे 2a मतलब 1 है तो 2×2, तो हमको मिल जाएगा 7 प्लस माइनस 49 में से 4 गया तो कितना बचेगा 45 अंडर रूट 45/2। तो 45 देखिए 7, हाँ जी 45 5 9 45 होता है ना, तो 7 प्लस माइनस 45 का 5 9 45 यानी कि 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर रह जाएगा बटे 2। 7 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5/2, 7 प्लस माइनस यहाँ पे देखिए आगे 7 हमको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 7 नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे माइनस 7 है इस वजह से ये गलत है। और ये 7 प्लस माइनस लिखने का यहाँ पे मतलब होता है एक बार प्लस वाला सही है एक बार माइनस वाला सही है, तो ये प्लस वाले का उत्तर है। और 7 माइनस 3 अंडर रूट 5/2 ये भी एक उसकी संख्या हो सकती है, मतलब ये भी एक संख्या है। तो यहाँ पे देखेंगे बाकी 3 विकल्पों में क्या गलती थी और इसमें क्यों सही है। तो इस प्रकार से चौथा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो गया, तो हमने इसको विस्तार से हल कर डाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। बाय।